नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है मेंस मास्टर सीरीज़ में राजनीति का अपराधीकरण। यानी कि हमारे यहाँ राजनीति में आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग शामिल हो रहे हैं। राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। इस नोट को मैंने आपको पहले ही दे दिया था, बहुत पहले। उम्मीद करता हूँ कि आपने तैयार कर लिया होगा। नहीं तैयार किया है तो इसे अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी चुनाव चल रहे हैं यूपी में, कुछ और राज्यों में चुनाव होने हैं। तो ये चर्चाएं दिख रही हैं कि फला पार्टी ने इस व्यक्ति को टिकट दे दिया है अपने दल से, और ये तो आपराधिक प्रवृत्ति का है। इसके ऊपर तो बहुत सारे गंभीर मामले चल रहे हैं। इस तरह की चीज़ें आप सुनते हैं। आपको भी कभी कभी चिंता होती होगी कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्या हमारे देश में अच्छे छवि वाले लोग नहीं हैं। खैर, इस टॉपिक में आज हम क्या क्या बात करेंगे मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि क्यों ये आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग राजनीति में क्यों आ रहे हैं, इसका कारण क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका असर क्या हो रहा है। जब इस तरह के लोग राजनीति में आएंगे तो प्रभाव क्या होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या उपाय किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसमें कदम उठाए हैं, कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें कुछ वर्डिक्ट्स आए हैं काम के। ये सारी चीज़ हम देखेंगे। इतना पढ़ने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए एक एक करके बात करते हैं। एक मैं आंकड़ा दे रहा हूँ आपको, यहाँ देखिए। हाँ, ध्यान से समझिए इसको, कितनी गंभीर बात है। 2009 से 2019 तक गंभीर आपराधिक मामले वाले सांसदों की संख्या, जो संसद में बैठे हैं, उनकी संख्या में 109% की वृद्धि हुई है। ये बड़ी चिंता की बात है। इस टॉपिक पे अगर प्रश्न आया तो आप इसे इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, आपको नंबर, एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। वैसे आपको पता है, मैं तथ्य जहाँ पे ज़रूरत होती है मैं हिंट देता हूँ कि यहाँ तथ्य की ज़रूरत है, आप इसे सर्च करिए और लिख लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या कारण है, क्यों आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आ रहे हैं राजनीति में। समझिए इसको। बहुत सारी चीज़ें तो आप अपने आप से समझ सकते हैं कि एक बढ़िया तरीका है, अगर आपने अपराध किया है और उस अच्छी छवि बनानी है, अपने जितने केसेस चल रहे हैं उसको हटाना है, तो सबसे बढ़िया है कि आप राजनीति में आ जाइए। ये सामान्य भाषा में, ठीक है, जो कि आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं। लेकिन लिखना हो अगर, तो आप क्या लिखेंगे। सबसे पहली बात है धन और बाहुबल। हमारे यहाँ जो राजनीतिक दल हैं, कोई भी राजनीतिक दल हो, ज़्यादातर इस बात से प्रभावित हैं कि किस व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा है, बाहुबल है, उसका नाम है, उसे उसे हम टिकट देंगे तो उसके जीतने की संभावना भी ज़्यादा है, और उससे हमें पैसे भी मिलेंगे ताकि पार्टी की गतिविधियाँ चलाई जा सकें। वोट बैंक की राजनीति भी इम्पॉर्टेंट है, इसी से जुड़ा हुआ है कि हमारे लिए वोट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ और, हम ज़्यादा वोट पाएंगे, जीतेंगे तो कुछ देखा जाएगा क्या करना है, लेकिन जीतना, वोट पाना, ये हमारी प्राथमिकता है, और इसके लिए इस ऑप्शन को चुनना ज़्यादा आसान रहता है। इस कारण भी ये लोग आ रहे हैं। भ्रष्टाचार तो है ही। इसमें से सिंपल सी एक बात देखिए, ज़्यादातर जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, या फिर ये ऐसे ही जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ब्लैक मनी का क्या करेंगे। एक खपाने का एक तरीका है। बहुत सारे लोगों ने तरीका निकाल लिया कि कैसे चंदे के रूप में थोड़ा थोड़ा करके पार्टी को दे दें, ब्लैक मनी वाइट मनी हो जाती है। तो कई स्तर पे भ्रष्टाचार हो रहा है, उसे छुपाने के लिए भी और उसके साथ एक तालमेल बिठाने के लिए भी राजनीतिक दल और इनके बीच में, इस कारण भी उन्हें शामिल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि साठ गांठ तो चलता ही रहता है, आपको पता ही है। इसके अलावा एक चिंता की बात यह है कि हमारा जो निर्वाचन आयोग है, उसकी कार्यप्रणाली की अक्षमता भी सामने आती है। क्यों? क्योंकि अगर निर्वाचन आयोग अच्छे से काम करे, अच्छी गाइडलाइंस लेके आए कि इस प्रवृत्ति के लोग चुनाव में भाग नहीं ले सकते उम्मीदवार के तौर पे, तो कुछ कुछ चीज़ें बदलें। लेकिन नहीं, ऐसे ही सीधे सीधे उल्लंघन होता है नीतियों का। जो भी नियम बनाए जाते हैं कि भाई कम से कम आदर्श आचार संहिता लगती है, उस समय तो ये नहीं करना, उस समय भी वही सारी चीज़ें होती हैं। एक मिनट, बाहर से आवाज़ आ रही है। हाँ, तो ये एक कारण हो गया। इसके अलावा आप देखिए, न्याय व विधि के शासन की उपेक्षा। एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग बड़े हैं, जैसे कि उनका नाम है, उनके पास पैसे हैं, उन पर कोई मामला चले तो जल्दी फैसला नहीं आता। वो छूट भी जाते हैं जल्दी से, आसानी से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका कनेक्शन है सरकार में, जो लोग बैठे हैं उनसे।
तो बेसिकली जो न्याय का जो सिस्टम है, विधि के शासन की का जो तरीका है, जो सिस्टम है, उसकी उपेक्षा की जाती है। ऐसे लोगों का मन बढ़ता है और ये आसानी से आ जाते हैं इधर, एकदम खुले सांड जैसे घूम रहे हैं लोग। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनमें बहुत सारे मासूम लोग बंद हैं जेलों में, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और बहुत ऐसे मामले हैं जिनमें कुछ लोगों ने बहुत गंभीर अपराध किए हैं, फिर भी वो बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि उनको उस तरह से नहीं ट्रीट किया जाता। हमारे यहाँ एक चिंता की बात है, मैंने जो न्याय प्रणाली वाली बात की थी, एक टॉपिक पे हमने डिस्कस किया था, उसमें मैंने बात बताई थी कि न्याय में अगर विलम्ब होता है तो न्याय नहीं है। इसके अलावा हमने एक और चिंता की बात की थी कि इस तरह से आप जो है अपराधियों को बढ़ावा देते हैं कि अगर सही समय पर न्याय न दें तो ये सारी चीज़ें हैं, इस वजह से भी एक मतलब आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इधर आ रहे हैं। एक और चीज़ है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। हमारे यहाँ यही सिस्टम है। इसका मतलब क्या है, सीधी सी बात है कि इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितना वोट पाया। जीतने के लिए आपको क्या चाहिए कि बाकी लोगों ने जितने वोट पाए उनसे आपका वोट चाहे एक ही ज़्यादा है लेकिन ज़्यादा है। मान लेते हैं कि 100 वोट थे और 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक व्यक्ति को 5 मिला, दूसरे को 6 मिल गया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकी वोट किधर गया, जिसको 6 मिला वो जीत गया। समझ रहे हैं? तो इसमें क्या होता है, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, पैसा दे के चाहे डरा धमका के, वो बस दूसरे कैंडिडेट से बेहतर करके, थोड़ा सा ही ज़्यादा करके वोट पा लेते हैं, जीत जाते हैं। ये भी एक कारण है, ये लोग आ जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कोई ईमानदार व्यक्ति है, चुनाव लड़ना चाहता है, उसे डरा धमका के जैसे तैसे करके बिठा दिया जाता है कि तुम अगर चुनाव लड़े तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये बड़ा प्रैक्टिकल चीज़ है, आपने देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस वजह से भी जो है हमारे यहाँ ऐसी समस्या है। ये लोग आ रहे हैं राजनीति में। आगे बढ़िए, दलों के भीतर लोकतंत्र का अभाव, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट के दो पॉइंट्स हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। दलों के भीतर, अब किसी पार्टी में ये जब फैसला किया जाता है कि चुनाव आ रहे हैं, किसे किसे टिकट दिया जाना चाहिए, तो पार्टी के अंदर जितने लोग हैं, जितने सदस्य हैं, क्या उनकी सहमति ली जाती है? हमारे यहाँ ऐसा नहीं देखा जाता। चाहे कोई भी दल हो, कुछ ही लोग हैं जो यह फैसला करते हैं कि किसको टिकट दिया जाना चाहिए और किसको नहीं दिया जाना चाहिए। अगर अगर पार्टी के सभी सदस्य मिलकर ये तय करें कि किसे टिकट दिया जाना चाहिए, तो अच्छे लोगों पर सहमति बनेगी कि हाँ, इनकी छवि अच्छी है, इन्हें टिकट दिया जाना चाहिए। लेकिन वही बात है, अभी हमने देखा वोट बैंक की राजनीति, और इधर कोई एक व्यक्ति है या 5 व्यक्ति हैं, बस इतने ही लोग सोच रहे हैं कि किसको किसको टिकट दिया जाना चाहिए। निश्चित रूप से ये सोचते हैं कि उस व्यक्ति को टिकट दो जिसके जीतने की संभावना है और जो हमें पैसे दे सकता है। ये कारण है। नैतिक मूल्यों का अभाव, घोर अभाव है, क्योंकि हम जब देख रहे हैं ये सब टिकट के बंटवारे को लेकर के, या जो लोग चुन के आ रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है कि अगर थोड़ी सी भी नैतिकता होती, थोड़ी सी भी, तो ऐसे लोगों को हम क्यों राजनीति में लेते। आपने देखा, एक प्रवृत्ति देखा है कि जिस दल की सरकार आती है, चाहे राज्य में चाहे केंद्र में, उस दल के कई सारे जो मेंबर्स हैं, जो चुन के आए हैं, उनके आपराधिक मामले धीरे धीरे ख़त्म कर दिए जाते हैं। क्यों? इतनी नैतिकता होती तो ऐसा होता ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कारण हैं, आप लिख सकते हैं इनको अच्छे से, इनकी व्याख्या करके, जिस वजह से हमारे यहाँ राजनीति में अपराधीकरण बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कि इसका प्रभाव क्या हो रहा है। इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि इसका क्या प्रभाव हो रहा है, क्या बताएंगे। सबसे पहला प्रभाव देखिए, कानून का उल्लंघन करने वाले कानून बनाने के रूप में, मतलब कानून बनाने वाले हो जाते हैं। सोचिए कितनी मतलब हंसने वाली बात है कि जिन लोगों ने कानून का उल्लंघन किया है, जिन लोगों ने किसी का खून किया है, किसी को किडनैप किया है, या कुछ भी इस तरह के आपराधिक कृत्य किए हैं, वही लोग अब कानून बनाएंगे कि देश कैसे चलना चाहिए। अब सोचिए ये लोग किस किस लेवल तक सोच सकते हैं। ये अपने बचाव के लिए, अपने हित के लिए सोचेंगे। एक चिंता की बात है, यह होता है। भ्रष्टाचार में वृद्धि, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के ही बल पर आया है यहाँ पर, तो यहाँ आके कोई दूध का धुला तो हो नहीं जाएगा, ये फिर भ्रष्टाचार करेगा। ऐसे लोगों के आने से भ्रष्टाचार बढ़ता है। एक सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति ने खूब खर्च किया पैसा कि चुनाव जैसे तैसे हम जीत जाएं, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। अब वो जीत के आएगा तो आपको क्या लगता है उसकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? ज़्यादातर ऐसा है कि पहली प्राथमिकता उनकी यही रहती है कि जितना खर्च है पहले उसको वसूलें,
प्रैक्टिकल सी चीज़ है। ठीक है, आप ये मत लिखिएगा, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है। उसके लिए क्या करेगा वसूलने के लिए? भ्रष्टाचार तो करेगा ही। एक समस्या है, न्यायिक मशीनरी में जनता के विश्वास में कमी हो जाती है। निश्चित रूप से होगी, क्योंकि हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि ये व्यक्ति खूनी है, ये व्यक्ति अपराधी है, इसकी छवि अच्छी नहीं है, और साफ साफ न्यायालय से इसको बेल मिल जाती है या फिर इसके केसेस को ख़त्म कर दिया जाता है और ये व्यक्ति सरकार में शामिल हो जाता है, तो जनता क्या सोचेगी कि जो हमारी न्यायपालिका है वो सक्षम नहीं है, न्याय नहीं दे सकती। और जब व्यक्ति न्यायपालिका से अपना विश्वास हटा लेगा, भरोसा हटा लेगा, तो ये अशांति का एक कारण बन सकता है, विद्रोह का कारण बन सकता है, समाज में अपराध बढ़ सकते हैं, निराशा बढ़ सकती है, बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। इसके अलावा देखिए, लोकतंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सिंपल, आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं कक्षा 9th की 10th की, उसमें लोकतंत्र पे बड़ी विस्तार से चर्चा की गई है, अलग अलग तरीके से समझाया गया है कि लोकतंत्र क्या है। ठीक है, सिंपल तरीके से यह है कि लोकतंत्र का मतलब है कि हम अपने अनुसार अपने लोगों के द्वारा खुद पर शासन चलाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ हम अपने अनुसार कहाँ कर रहे हैं? क्या हमारी मर्जी से किसी व्यक्ति को टिकट दिया गया? हमारे पास लिमिटेड, सिंपल सी बात है, मान लेते हैं कि आपके यहाँ चुनाव होना है, ग्राम प्रधान चुने जाने हैं। ठीक है, और एक व्यक्ति ने कह दिया कि अगर मेरे खिलाफ कोई चुनाव में उठा तो मैं उसे जान से मार दूंगा, मान लेते हैं। ठीक है, अब डर के मारे कोई नहीं उठा, तो मजबूरी में गांव वालों ने उसी व्यक्ति को चुन लिया, इकलौता था। ठीक है, तो ये कैसा लोकतंत्र है? लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया। ऐसे ही जब आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को ही विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा तो लोग मजबूरी में ही उसे चुनते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये चीज़ है। चुनाव में काले धन के प्रयोग में वृद्धि हो जाती है। हमने अभी हिंट दिया था ऊपर कि ऐसे लोग जब आएंगे तो काला धन लेके आएंगे और यहीं पे खपाएंगे, फिर मज़ा उठाएंगे। समझ रहे हैं? तो चुनाव में काले धन का ब्लैक मनी जब आएगा, आपने इसके बारे में कहीं सुना होगा या नहीं सुना होगा तो पढ़िएगा इसके बारे में, कि जो ब्लैक मनी है उससे एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाती है और ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए, पॉलिटिक्स के लिए बहुत नुकसानदायक है। समझ रहे हैं? तो काला धन इसमें प्रयोग होगा, ये भी एक बढ़ता है, एक कारण हो जाता है, सॉरी एक प्रभाव हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि इससे निपटने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या क्या कहा है, कौन कौन सी व्यवस्थाएं दी हैं। ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं या फिर क्वेश्चन का ही एक हिस्सा हो सकता है कि बताइए कि इस दिशा में कौन से प्रयास किए गए हैं। तो ये बातें आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये केसेस, ये मामले जब आप लिखते हैं ना, तो आपके आंसर में वजन आता है, एग्जामिनर को लगता है कि आपने इसकी तैयारी की है अच्छे से। ठीक है जी, आप देखिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश क्या है। पहली बात, दल ऐसे लोगों को चुनने का कारण बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि आप समझ ही रहे हैं उतना अच्छे से होता नहीं है। कोई भी दल अगर किसी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को चुनता है कि हम आपको टिकट देंगे, आइए लड़िए चुनाव हमारी तरफ से, तो उसे पर्याप्त कारण सबूत देने होंगे कि हम क्यों इसे चुन रहे हैं, अपने दल में क्यों शामिल करने, बताएं तो इसमें कौन सी अच्छी बात हमें दिख गई। इसके अलावा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि मीडिया में मामलों का प्रकाशन करें। इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर जितने केसेस चल रहे हैं इस व्यक्ति के ऊपर, वो दिखाइए, आप न्यूज़पेपर में दिखाइए, टीवी पर दिखाइए। लेकिन अभी भी दिखाया जाता है, कभी आपने देखा है? नहीं, फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। टीवी पे दिखाया जाएगा तो ऐसे समय दिखाया जाएगा जब आदमी टीवी कम ही चलाता है, और पेपर में भी आएगा तो कहीं ऐसे कोने में छुप के थोड़ा सा कि आप देख ना पाए कि हाँ इनके ऊपर, ये जो चुनाव लड़ रहे हैं व्यक्ति, इनके ऊपर इतने मामले, इतने आपराधिक मामले हैं। कहाँ, शायद ही आपने देखा होगा। तो ये निर्देश हैं, इनको ढंग से लागू किया जाना चाहिए। कुछ निर्णय दिए सर्वोच्च न्यायालय ने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रा देखिए। तो एक मामला था एडीआर बनाम भारत संघ 2002 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार अपनी संपत्ति, देनदारी, आपराधिक मामलों आदि का प्रकटीकरण करे। इस मामले में कहा गया था। ठीक है, प्री में भी पूछा जा सकता है, लेकिन प्री में इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। पहले आते थे, एक दो आए हैं पहले, अब नहीं आते। लेकिन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से शुरुआत हुई थी कि इन्होंने कहा था कि भाई तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है, तुमने कितना कर्जा लिया है, आपराधिक मामले कितने चल रहे हैं, सब बताओ। ठीक है, इसके अलावा अगला देखिए, लिली थॉमस वाद 2013। इसमें क्या है, मौजूदा सांसद या विधायक को
अगर 2 वर्ष की सज़ा हो जाती है तो विधायिका में उसकी सीट समाप्त हो जाएगी। अगर किसी कारण से उसके मतलब जो भी मामला है उस पर सुनवाई हुई और न्यायालय ने कहा कि आपको 2 वर्ष की सज़ा होगी, तो उसकी जो सीट है, मान लेते चुन के आया, अभी वर्तमान में वो सांसद था या विधायक था, तो उसका जो है उसकी सीट खाली हो जाएगी, उसे वहाँ से हटा दिया जाएगा। अच्छा था। और यही कारण है, देखिए ये अच्छा भी है, लेकिन ये एक कारण है कि लंबा खींचा जाता है मामलों को। जैसे वो सनी देओल का डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख, मामलों को खींच खींच के लंबा लेके जाया जाता है, क्योंकि इसे पता है इस व्यक्ति को कि अगर इस पे फाइनल वर्डिक्ट आया तो मुझे सज़ा होगी, और सज़ा होगी तो मेरी सीट भी जाएगी। और एक और है, प्री में शायद पूछा गया था इस पे कि कितने साल के लिए अयोग्य किया जाता है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि कितने साल के लिए उसे चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाएगा। ठीक है, लिखिए, कमेंट में लिख सकते हैं आप। आगे ये देखिए, एक और मामला था, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम भारत संघ, 2014 की बात है। इसमें नोटा का विकल्प आया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। हालांकि इसके आने के बावजूद भी कुछ खास बदलाव नहीं हुए, क्योंकि नोटा में कितने वोट पड़ते हैं इसका कोई असर ही नहीं होता। आप समझ रहे हैं नोटा का मतलब जितने उम्मीदवार आपके सामने हैं उनके सामने एक एक बटन है, और एक बटन होगा कि इनमें से कोई नहीं, मैं किसी को वोट नहीं देना चाहता। ठीक है, तो नोटा का विकल्प आया। लेकिन अभी क्या है, अभी का जो सिस्टम है, मान लेते हैं कि बाकी उम्मीदवारों को 10-10 वोट मिले और नोटा में 20 वोट पड़ गए, इसके बावजूद 10-10 में से थोड़ा सा किसी को मान लेते हैं कि किसी को 11 मिल गया, बाकी को 10-10 मिला, इसके बावजूद जो है 11 वाला जीत जाएगा, और इन नोटा में जितने भी वोट पड़े होंगे इसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। तो अभी भी इतना प्रभावी नहीं है, लेकिन ये अच्छा था, एक स्टेप बढ़िया था। आगे चल के इसमें कुछ संशोधन किए जाएँ कि अगर 50% से ज़्यादा वोट नोटा में ही पड़ गए तो चुनाव दोबारा होना चाहिए, या फिर जितने लोग चुनाव लड़ रहे थे उन सबको हटा के नए चेहरे आने चाहिए। इस तरह की चीज़ें होंगी ना तो अच्छा रहेगा, तब जाके इसका असली स्वरूप सामने आएगा और फिर लोकतंत्र थोड़ा सा और मजबूत हो जाएगा। चलिए, एक और मामला है, लोक प्रहरी बनाम भारत संघवाद, ये 2018 की बात है, लोक प्रहरी वाला। उम्मीदवार अपने आश्रितों की आय की भी घोषणा करे। पहले क्या था, पहले ये था कि आप अपने बारे में बताइए, संपत्ति, देनदारी। अब कह रहा है कि अपने आश्रितों की, मतलब आपकी पत्नी, बच्चे, इनके मतलब जो रिलेटिव्स हैं इनके बारे में भी आपको बताना है। ये भी अच्छा है, क्योंकि आप पता है ना कि ऐसे लोग ब्लैक मनी को जो है अलग अलग तरीके से ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने 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 घर में या फिर नौकर के नाम से, इस तरह से। आगे देखिए, कुछ समितियां बनी थी, इन्हें भी याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इसी से आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए। पहली समिति है संथानम समिति। इन्होंने कहा था राजनीतिक भ्रष्टाचार को अधिकारियों के भ्रष्टाचार से अधिक खतरनाक माना, मतलब इन्होंने माना था, इन्होंने कहा था कि देखो, हमारे यहाँ अधिकारी भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है ये ज़्यादा खतरनाक है, और है भी, क्योंकि जो राजनीति में है लोग वो अधिकारियों पे भी दबाव बनाते हैं अलग अलग तरीके से। ये खतरनाक है, और इनका संबंध सीधे जनता से होता है, इनका असर व्यापक होता है। ये फैसला लेने वाले लोग हैं, देश कैसे चलेगा, कानून कैसे बनेगा, और यही लोग भ्रष्टाचार में शामिल हो जाएंगे। खतरनाक तो है ही। इसके बाद बोहरा समिति देखिए, बोहरा समिति ने जो है आपराधिक, राजनेता और नौकरशाहों के बीच साठ गांठ का अध्ययन किया था। इन्होंने कहा था कि जो अपराधी है और जो नेता लोग हैं, जो पार्टियां हैं, और जो नौकरशाह हैं, जो सिविल सर्वेंट है, इनके बीच में ना एक कनेक्शन होता है, ये मिल के काम करते हैं कभी कभी। ठीक है, बढ़िया से इसका अध्ययन किया, लेकिन सरकार ने इनकी रिपोर्ट ही सार्वजनिक नहीं की। अब सरकार को जो भी डर लग रहा हो, जो भी चीज़ें हैं, तो ये है टॉपिक, इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। मैं देख लेता हूँ कि नीचे कुछ और तो नहीं बचा, नहीं, बस ठीक है जी। तो अपना ख्याल रखिए, और हाँ, पीडीएफ आपने नहीं लिया है तो ले लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम का है आपको। वहाँ प्री के लिए वो पीसीएस की भी नोट सारी मिल रही हैं, यूपीएससी की भी जितनी चीज़ें हैं वो मैं वहाँ पे दूंगा, जो मैंने बताया है। ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले से बताया है, और तब तक नोट्स मिलती रहेंगी जब तक कि आपका 2022 वाला बैच एग्ज़ाम का ख़त्म नहीं हो जाता, यानी कि जब मेंस ख़त्म हो जाएगा तब तक आपको, मेंस तक आपको नोट्स मिलती रहेंगी। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे मिलते हैं, नमस्कार।